देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो आपका है सेल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले समझते हैं व्हाट इज द सेल। सबने बैटरी देखी होगी, सबने, है ना, अपने घरों में। तो वही सेल होती क्या है, उसके अंदर केमिकल होते हैं। बचपन में सब लोग उसको तोड़ के निकालते थे, काला काला पेस्ट निकलता था, MnO2 अगर बहुत सारी चीज़ों का होता है, वो नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या पढ़ना है, सेल क्या होता है, डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, सिंपल सी बात है। सेल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी। होता है क्या उसके अंदर, केमिकल, यानी केमिकल से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहली चीज। तो ये आपका सेल होता है। ये मान लीजिए मैंने ए है और बी है। सेल के अंदर क्या होता है, कई सारी चीजें। एक होता है ई, ऐसे सिंबल बनाया अभी, और एक होता है आर। तो ये पूरा अपना क्या है, सेल। आर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ई क्या होता है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। अभी बारी बारी जानते हैं। एक आइडियल बैटरी, अच्छा रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है सबको पता है ना, रेजिस्टेंस रुकावट। तो जो आइडियल बैटरी होगी, एग्जिस्ट तो नहीं करती, आइडियल बैटरी, उसमें आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये सारी चीजें हो गई। पहला EMF के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं होता, तो फिर क्या होता है, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज इन सर्किट बाय बैटरी। तो बैटरी की वजह से कितना चार्ज मूव होगा, ठीक है ना, यूनिट चार्ज मूव, उसमें जो वर्क डन लगेगा, यूनिट चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन लगेगा, वही क्या होगा आपका EMF, ठीक है ना। तो EW/Q। तो ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब क्या इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ये ओल्ट, ये अपनी बैटरी है। ये मैंने आपका पूरा सेल बनाया, प्लस माइनस आर, और मैंने इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया। क्या मैंने इसके अक्रॉस कोई भी सर्किट लगाई, नहीं। तो इसके अक्रॉस मैंने क्या लिखाया, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर लगाया, तो V जो वैल्यू आएगी वो = E। अब सिंपल सी कहानी बताता हूँ आपको, एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ। ये आपका सेल है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक रेस्टोरेंट है, जिस रेस्टोरेंट में 100 लोगों की कैपेसिटी है, कि 100 लोग उसमें खाना खा सकते हैं, 100 लोग उसमें खाना खा सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी मेरे रेजिस्टेंस मेरे रेस्टोरेंट की जो है 100, वो क्या हो गया, मेरा EMF हो गया कि 100 का खाना प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन उसके अंदर कुछ वर्कर भी काम करते हैं, मेरे 10 वर्कर उसके अंदर काम करते हैं। तो उसी रेस्टोरेंट से 10 वर्कर का भी खाना खाएंगे। इसका मतलब अब जो कैपेसिटी मेरी बची है बाहर वालों के लिए, वो कितनी बची है, 90। तो सिंपल सी बात वही है, वो जो 90 है ना, वो क्या आपका हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्टेज। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई भी खाना नहीं खा रहा है, यानी कोई भी करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो VE के बराबर है, यानी हमारा 100 लोगों का खाना बचा हुआ है पूरा मैक्सिमम, ठीक है ना। लेकिन जब कुछ वर्कर उसने उसमें से खाना खा लिया, तो क्या होगा, कुछ कम बचेगा। तो इसी तरीके से जब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अपने ऊपर ड्रॉप कर लेगा, तो आपको क्या बचेगा, कुछ ना कुछ कम बचेगा, E-IR के बराबर बचेगा। तो ये बारी बारी समझते हैं। तो हमने कहा कि जो ये सेल है, जो मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, वो E के बराबर होता है, वही उसका EMF होता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं व्हाट इज द TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, दो टर्मिनल के बीच का डिफरेंस। अब यहीं से आप देखिए, ये जब हमने रेजिस्टेंस लगाया, अभी तक कोई करंट फ्लो हो रहा था नहीं, क्योंकि हमने कोई सर्किट नहीं लगाया था। जैसे ही हमने सर्किट को लगाया, रेजिस्टेंस फ्लो होगा, रेजिस्टेंस लगाया हमने, ठीक है ना, तो करंट फ्लो होगा। ये रेजिस्टेंस अपने ऊपर कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा। तो KVL के अकॉर्डिंग चलते हैं, VA, ठीक है, करंट यहां से VA माइनस E। माइनस क्यों लिया, कि हम लोग A से B की तरफ जा रहे हैं, जबकि करंट इस तरफ जा रहा है, A से B की तरफ हम लोग चल रहे हैं, और बाद वाला टर्मिनल क्या आया, माइनस, तो हमने क्या लगाया, माइनस। दूसरा, हम इस तरफ जा रहे हैं, हमारा करंट इस तरफ जा रहा है, तो क्या आएगा, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, कितना, I इंटू आर के बराबर, और बाद का पोटेंशियल क्या है, VB। तो B को इधर ले आओ, VA माइनस VB किसके बराबर आया, E-IR। यानी जो V आएगा, जो इन दोनों के A और B के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस कितना होगा, E-IR। जो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी थी 100 माइनस, यानी जो एग्जाम्पल लिया था 100 माइनस IR, जो वर्कर ने खाना खाया, जो भी वर्कर ने खाना खाया, तो ये भी अपने ऊपर कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा, तो कुछ ना कुछ कम आएगा। यहाँ मैंने क्या लिया, डिस्चार्जिंग। अपने यहाँ क्या यूज होगा, अक्सर डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या कि करंट सेल जो होगी अपनी, सेल या बैटरी जो अपनी होगी, वो करंट निकालेगी। तो बताओ, इसके अंदर से कुछ निकल रहा है, यानी डिस्चार्ज हो रही है। जबकि चार्जिंग का मतलब क्या है, ये आपका E था, हमने कोई ऐसा वोल्टेज सोर्स लगा दिया है जो इससे ज्यादा का है, इससे ज्यादा। तो बताओ, करंट इससे फ्लो होगी, भाई ये ज्यादा वाला है, ये डोमिनेंट हो जाएगा, तो इससे I फ्लो होगा, I। तो इसके अंदर जा रहा है। बताओ, सर्किट के, यानी ये जो बैटरी या सेल आपने लिया, इसके अंदर आपका जा रहा है, मतलब चार्ज। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बैटरी के अंदर पिन लगाया, तो बैटरी के अंदर चार्ज को डाल रहे हैं, तो चार्जिंग हो रही है, और जब चार्जिंग होगी तो आपका वोल्टेज धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। देख लो, बस यहाँ माइनस है और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस IR आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस फिर से सुनते हैं।
एक सेल ने मैक्सिमम कितना वोल्टेज प्रोड्यूस किया वो उसका ईएमएफ होगा। लेकिन जैसे ही उस सेल को हमने सर्किट में लगाया तो कुछ ना कुछ अपने ऊपर खर्चा करेगा, तो ई से तो कम बचेगा, तो वही जो कम बचेगा वही क्या होगा अपना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी चीज क्लियर। आते हैं व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये क्या होता है, ये आपका पूरा सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वगैरह मैंने बताया था, पेस्ट वगैरह होते हैं, उन पेस्ट वगैरह की वजह से कुछ ना कुछ रुकावट होगी, वही जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो बताओ ये किस किस पे डिपेंड करता है, पहले टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अच्छा किसकी वजह से, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, पेस्ट यानी गाढ़ापन। तो आइए दिमाग में सिर्फ गाढ़ापन रखना, तो पहले चीज सबसे पहला टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो गाढ़ापन होता है वो कम होने लगता है, और जब गाढ़ापन कम होने लगेगा तो आप बताइए आयन का मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा। भाई गाढ़ापन अगर कम है तो आप आयन आसानी से मूव कर सकेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। या विस्कोसिटी कम तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसका कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे, उसका गाढ़ापन आप बढ़ाओगे, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरा सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, यानी एक इलेक्ट्रोड यहाँ है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ है। अब खुद सोचिए अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को या आयन को ज्यादा चलना पड़ेगा, ज्यादा चलना पड़ेगा तो ज्यादा रुकावट होगी, तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरा सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनना, ठीक है ना, ये बेसिक हर चीज बता रहा हूं मैं आपको, कोई चीज छोड़ नहीं रहा हूं, कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रॉड है, ये जो इतना इलेक्ट्रोड है जो अंदर है, हमें अंदर के हिस्से से मतलब, भाई बाहर के हिस्से से क्या मतलब है, बाहर का हिस्सा हमारा कोई काम का नहीं, यहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन आपका जाए, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये जो अंदर का हिस्सा है, ये जो सॉल्यूशन है, मान लो चलो जो भी सॉल्यूशन है, एक प्लस एक माइनस, ये तो जो भी सॉल्यूशन, ये जो अंदर वाला हिस्सा है उसका जो एरिया होगा, इलेक्ट्रॉन तो उसी पर आएंगे जाएंगे। अब जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे और आसानी से जा सकेंगे, जितनी आसानी से जाएंगे मतलब रुकावट कम, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर। ओपन सर्किट, अगर ओपन सर्किट है, सर्किट ओपन है, ओपन का मतलब क्या, करंट जीरो है। अगर करंट जीरो है तो कोई भी ड्रॉप होगा, बिल्कुल ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब जो V और E बराबर हो जाएगा। अरे वही चीज तो हम कह रहे थे कि जब कोई भी चीज यहां पर कनेक्ट नहीं है, यानी सर इसके अंदर क्या है, करंट जीरो है, जब भी सर्किट के अंदर करंट जीरो है तो V और E बराबर हो जाएंगे। तो एक तो हमने ये देख लिया। दूसरा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट हमने पढ़ लिया है, इसका सिंपल सा मतलब होता है हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं, वायर को जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो बताओ पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम, तो वहां पर करंट फ्लो नहीं हो पाती है, ठीक है ना, सिंपल सी चीज। और भी अब यहां देखिए, ये हमने वायर कनेक्ट किया, हमने माना A, अगर यहाँ का पोटेंशियल A है, यहाँ का भी A, कोई भी और रेजिस्टेंस नहीं है A, यहाँ का भी क्या हो जाएगा 8, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये जो ध्यान से सुनना, ये जो R है वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, बाहर का नहीं है, ठीक। तो हमारा VA VB के बराबर आएगा, इसका मतलब जो आपका I आएगा वो V/R, तो V यहाँ पर क्या है, E के बराबर, R क्या है, ये वाले R के बराबर, तो E = IR, ठीक है ना। IR आपकी वैल्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत, और R, ठीक। इतनी चीजें। अब एक चीज यहां से देखना, दूसरा तरीका, अगर कोई भी रेजिस्टेंस यहां पर नहीं है तो बताओ क्या कोई ड्रॉप होगा, नहीं भाई कोई ड्रॉप नहीं, ये इंटरनल है, पहले फिर से बता रहा हूं ये इंटरनल है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं आएगा, ड्रॉप नहीं आएगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों, देखो A पर भी VA, B पर भी VA, तो VA माइनस VA क्या आ जाएगा, जीरो। और अगर जीरो आया तो KVL लगा दो, VAB = E - IR, ये फार्मूला आपको याद हर हाल में होना चाहिए। तो 0 = E - IR, तो E = IR। तो ये चीज़ें आपकी मैंने बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, पहली चीज़ क्या है कि मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है E, और जो उसमें से कुछ कम होगा डिस्चार्जिंग के दौरान वो क्या होगा, अपना VAB = E - IR। तो E मैक्सिमम, उसमें से कुछ कम हुआ, कितना कम हुआ, I × R के बराबर कम हुआ है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी गाइस, जो है ना मैंने यहाँ पर कैपिटल R लिख दिया था, तो इसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैपिटल R नहीं है यहाँ पर, कैपिटल R कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर ये वाला R है ना, जहाँ जहाँ कैपिटल R, मैंने फिर से सही कर दिया है। तो ये R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैपिटल R नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके लिए सॉरी, मैंने इसको सही कर दिया है। आइए देखते हैं ये सारी चीज़ें। ये आपका एक पूरा सर्किट बना हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा आपका E और R क्या है, इंटरनल, ये पूरा सेल बन गया है। ये आपका बाहर का जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और रेजिस्टेंस पर कितना पूरा ड्रॉप हो रहा है, V वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सबसे पहली चीज़ देखते हैं व्हाट इज़ द करंट। करंट क्या होता है, टोटल E/R। तो E कितना है, टोटल E, और R कितना है, ये R प्लस ये R, तो टोटल जितना रेजिस्टेंस होगा R + R। या फिर अगर हम, ये तो हमने सेल के अक्रॉस पूरा सर्किट का निकाला, अगर हमको R के अप्रॉक्स निकालना हो तो क्या, V
बाई आर, तो V बाई आर भी हो जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमें जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। अच्छा, V इज इक्वल टू, यहाँ से V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो हमने पहले देखा था V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो I की जगह पर क्या पुट कर देंगे अपना V बाई आर, अगर इसके अकॉर्डिंग V बाई आर इंटू आर, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल लेंगे V बाई आर इंटू आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, तो हमने E और V को कॉमन ले लिया, मतलब इस साइड ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है बता देता हूं, हमें फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब खुद सोचो, अगर हमें R फाइंड करना है तो अगर ये पूरा V बाई आर खत्म हो जाए तो हमारा काम बन जाए, तो हम क्या करेंगे, V बाई आर से डिवाइड कर देंगे। अगर इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने इस टर्म को हटाने के लिए V बाई आर से सब जगह डिवाइड कर दिया, तो ये हट जाएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा, V बाई आर, तो ये R ऊपर जाएगा, और जैसे ही R ऊपर गया तो E माइनस वी बाई वी, तो हमारा फार्मूला आ गया। अगर इस फार्मूले को और सिंपल करके लिखना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, E बाई वी माइनस V बाई वी इज इक्वल टू 1। अब देखो ये 1 कैसे आया, देखो जो V है ना दोनों में डिवाइड होगा, तो E बाई वी माइनस V बाई वी, तो V बाई वाई कितना आएगा 1, तो ये हमारा क्या आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला भी आ चुका है। तो बहुत आसान तरीके से आप लोग एक स्टेप में आप कर सकते हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ का। दोनों में डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। डिफरेंस अच्छे से बता चुका हूं, बस एक बार और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैसा डिफरेंस है। अच्छा, ईएमएफ को जो हम लोग फाइंड करते थे तो सर्किट को ओपन रखते थे, जब सर्किट को ओपन रखते थे तो जो बताता था, जो वोल्टमीटर बताता था वो क्या था ईएमएफ होता था। लेकिन जैसे ही सर्किट को हम कनेक्ट कर देते थे सेल से तो करंट फ्लो होता था, और करंट जब फ्लो होता था कुछ ना कुछ ड्रॉप होता था, तो ड्रॉप होने के बाद जो बचता था वो क्या होता था, आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता था। पहला हो गया। दूसरा भाई, ईएमएफ हमेशा ज्यादा होगा, मैक्सिमम कैपेसिटी तो ईएमएफ हमेशा ज्यादा होगा। तीसरा, ईएमएफ जो डिपेंड नहीं करता आर पर, क्योंकि सर्किट क्या है, ओपन। अब यही देख लीजिए, अगर सर्किट को ओपन कर दीजिए, आर को हटा के सर्किट ओपन कर दीजिए, क्या जो ईएमएफ है आर पर डिपेंड करेगा, नहीं, आर पर डिपेंड करता ही नहीं है। जबकि आपका वोल्टेज आर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, वोल्टेज आपका आर पर डिपेंड करता है कि जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वी क्या होगा, आपका बढ़ेगा, जितना उतना ज्यादा ड्रॉप होगा, ठीक है ना, जितना रेजिस्टेंस उतना ज्यादा ड्रॉप होगा। तीसरी चीज, आखिरी चीज, ये तो हो गया ईएमएफ के कारण। अच्छा सुनो, ईएमएफ के कारण ही करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने के कारण ही क्या आता है, वी आता है। देखो ई के वजह से करंट फ्लो हुआ, और इस करंट की वजह से ही आर पर क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, तो इसका मतलब ईएमएफ कॉज है और वी क्या है, उसका इफेक्ट है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अच्छा, ये दोनों एग्जांपल जो है आपके आए हुए हैं क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ये वाला तो अच्छा है, ये सिंपल सा है। आपसे पूछा गया ये ईएमएफ है, ये भी एक बैटरी, ये भी एक बैटरी है, एक बार सीरीज को जोड़ा गया, एक बार पैरेलल को जोड़ा गया। तो आइए देखते हैं किसका ज़्यादा होगा। सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम होता है। अगर सीरीज का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका करंट क्या होगा, कम होगा। अगर करंट कम होगा, खुद सोचिए, अगर करंट कम होगा तो क्या घटने वाली वैल्यू जो ई में से घट रहा है, जो ई में से घट रहा है वो कम होगा। अगर ई में से घटने वाला कम होगा तो वी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक लॉजिक तो ये हो गया। दूसरा लॉजिक, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उस पर ड्रॉप क्या होगा, ज़्यादा। पहले ही बताया था, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उस पर ड्रॉप ज़्यादा। अगर ड्रॉप ज़्यादा होगा इसका मतलब वोल्टेज क्या आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही ग्राफ दिया होगा और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा, आपको वोल्टेज पूछेगा, आपसे पूछेगा कि भाई क्या रिलेशन है ईएमएफ वगैरह में। तो आइए देखते हैं, हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, रिपीट होने के चांसेस हैं इसके। चलो देखते हैं। पहला हम इस कंडीशन पर देखते हैं, अगर यहाँ बताइए यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर, भाई इस पूरे पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 0, यानी इस एक्स एक्सिस पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 0। जब वोल्टेज की वैल्यू 0 है, बताइए 0 है, तो ई माइनस आई नॉट आर, तो वोल्टेज की वैल्यू जब यहाँ इस पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू 0 है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम आई नॉट, तो आई नॉट इंटू आर इज इक्वल टू 0। क्यों, वी की वैल्यू 0 है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, ई बाई आई नॉट, ठीक है, आसानी के साथ। लेकिन जब i की वैल्यू 0 है, खुद सोचो, अगर i की वैल्यू 0, यानी i की वैल्यू कहाँ है, 0 यहाँ पर। अगर i की वैल्यू यहाँ पर 0 है, वोल्टेज कितना है यहाँ पर, e, तो i की वैल्यू 0 है तो वोल्टेज कितना है, e, तो v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो आई आर को 0 कर दो, तो i, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा अपना, खुद सोचो, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आप कह रहे हो कि i की वैल्यू 0 है, तो i की वैल्यू 0, तो माइनस वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब v और e बराबर, यहाँ से भी देख सकते हैं v और e क्या हो जाएंगे, अपने बराबर हो जाएंगे। दूसरा, अगर i इज इक्वल, यही सेम चीज़ है, अगर i आई नॉट के बराबर हो जाएगी, अगर i आई नॉट के बराबर है, इसका मतलब e इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, तो v क्या है यहाँ पर 0। तो दो चीज़ें आपको बताना था, एक आप करंट वोल्टेज को 0 करिए तो E की वैल्यू आ जाएगी, एक आप करंट को मैक्सिमम करिए तो आपका V 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप कुछ भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ना, ठीक है। और इसके आगे जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हम लोग उसके भी चल के आगे बढ़ते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ।
आइए हम लोग सेल का सीरीज़ और पैरेलल देख लेते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का हमने देख लिया, कैपेसिटर का देख लिया, तो सेल का भी सीरीज़ और पैरेलल देख लेते हैं। सेम वही चीज़ है, सेल को हमने सीरीज़ में लगाया है। दो चीज़ का ध्यान देना है, अक्सर अपने केस में क्या पोलैरिटी सेम होगी, देखो प्लस 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 दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर एक प्लस है तो उसके बाद माइनस है, यानी ये अपोजिट पोलैरिटी में है, तो दोनों को देखेंगे। सोचिए सीरीज़ में क्या होता था आपका, अगर इसका ई है, इसका ई है, इसका ई है, सेम सेल है, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, तो टोटल कितना एन सेल लगाया हमने, तो एन ई के बराबर हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 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 R1, कितना एन आर के बराबर। तो ये सिंपल सी चीज़ ये तो है, लेकिन अगर टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना हो तो एन आर जो पूरे सेल का हो गया प्लस ये जो अपनी सर्किट का बाहर में लगा हुआ, तो एन आर प्लस आर। तो करंट क्या निकालेंगे, टोटल इक्विवेलेंट एन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस आर, आसानी के साथ आ गया, ठीक है ना। अब दो केस लेते हैं, पहला केस क्या लेते हैं, एन आर। ये जो हमारा एन आर आया है वो बहुत ज़्यादा है आर से, अगर आर से बहुत ज़्यादा, इसका मतलब आर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो वैल्यू देख लो कितनी आएगी, ई बाई आर। इसी तरीके से अगर एन आर आपका कम हो जाए और ये बाहर वाला बहुत ज़्यादा हो जाए तो एन आर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, एन ई बाई आर। तो दोनों में बेस्ट कौन सा होगा, आप खुद सोचिए, दोनों में बेस्ट कौन सा होगा, जिसमें करंट ज़्यादा आएगा तो कौन सा। देखिए यहाँ सिर्फ ई बाई आर आ रहा है और यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला बेस्ट रहेगा, ये वाला बेस्ट रहेगा जब आपका बाहरी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो अंदर के रेजिस्टेंस से, ठीक है ना। अच्छा ये आओ एक और तरीके से समझ लेते हैं। ये मान लीजिए मैंने एक सर्कल लिया, सॉरी एक सर्किट लिया, एक सिंपल सा एक सेल का लिया, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी करंट की। अगर हम करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं सिंपल सी, आर को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम इस छोटे आर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ई बाई आर, और इस आर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ई बाई आर। अब कुछ सोचिए, एक सेल के लगाने पर ई बाई आर आ रहा है, यहाँ ध्यान से समझना मेरी चीज़ों को, ई बाई आर आ रहा है एक सेल के लगाने से, और यहाँ एन सेल लगा दिया तब भी ई बाई आर आ रहा है। क्या कोई फायदा है भाई, पहले भी ई बाई आर आ रहा था, अब हमने नंबर ऑफ सेल लगा दिया एन सेल तब भी ई बाई आर आ रहा है, क्या ही फायदा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हमने आर के टर्म में लिखा ई बाई आर, और जैसे ही एन के टर्म में लिखेंगे देखो एन ई बाई आर, यानी एन से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अपनी ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमारा करंट क्या आएगा इस मामले में, ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो मतलब आर की वैल्यू अपनी क्या होनी चाहिए इस वाले केस में, देखो आर की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी इन सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ से लॉजिक लगाकर हम देख सकते हैं, बस एक जानने के लिए आपके था। अच्छा अगर अपोजिट पोलैरिटी के साथ मैं कर दूं, यानी एक प्लस एक माइनस, तो जो ज़्यादा वाला होगा E1 अगर मान लो ज़्यादा तो E1 माइनस E2, तो E इक्विवेलेंट आपका आएगा E1 माइनस E2। यहाँ पर ऐड हो रहा था E1 प्लस E1 प्लस E1, लेकिन यहाँ पर देखो पोलैरिटी अपोजिट है, तो इसका ध्यान देना है। अच्छा ये कोई, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा, वो तो ऐड हो, पोलैरिटी कैसी भी हो भाई, रुकावट है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होती है, रुकावट है। तो आई R1 हो R2 हो किसी का, वो तो रोकेगा ही रोकेगा, तो वो हमेशा ऐड होगा, तो रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। जबकि ई होगा वो पोलैरिटी देखेंगे, सेम पोलैरिटी तो ऐड होगा, अपोजिट पोलैरिटी होगी तो माइनस होगा। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। आउट ऑफ एन सेल, टोटल सेल कितनी है एन, एम सेल को रिवर्स कर दिया गया है, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। एम सेल को रिवर्स कर दिया गया है, तो मैंने टोटल सेल बना दी एन, उसमें एम सेल को अपोजिट कर दिया, देखो यहाँ पर प्लस माइनस लेकिन माइनस प्लस, तो उल्टा हो गया, एम सेल अपोजिट है, तो बताओ टोटल सेल सही पोलैरिटी में कितना होगी, एन में से एम घटा दो, एन माइनस एम, तो टोटल एन थी जिसमें से एम अपोजिट पोलैरिटी की थी, तो एन माइनस एम जो हमारी है वो क्या है, सेम पोलैरिटी की। जैसे मान लो 10, एन की वैल्यू 10, 10 में से 4 ऐसी है तो 10 माइनस 4 6 ऐसी रहेगी, ये सोच सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई, टोटल कितनी है एन इंटू आर, मैंने बताया था वो हमेशा ऐड होता है एन इंटू आर। अब ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, जो सही पोलैरिटी की है एन माइनस एम इंटू ई, उसमें से माइनस कर दो जो अपोजिट पोलैरिटी होगी एम इंटू ई, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू अपनी निकल आई है आसानी के साथ। पैरेलल वाले में देखते हैं, सेम चीज़ है। पैरेलल मैंने लगा दिया है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता होती है, पैरेलल में क्या रहता है, आर वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर वोल्टेज की जगह क्या है, ई, सेल का वोल्टेज जो भी रहेगा ई, तो ई कोई ये ना सोचे भाई ई प्लस ई, नहीं भाई, पैरेलल में क्या होता है हमेशा ई सबका सेम होता है, तो इसका मतलब सबका ई क्या है, ई के बराबर है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपन आर कितने टाइम, एन टाइम, तो एन बाई आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट आर बाई एन, तो ये पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक। और टोटल कितना हो जाएगा आर बाई एन प्लस इसमें ये वाला अपना वाला जोड़ दिया, और यहाँ से करंट की वैल्यू आ गई जैसा कि हम लोग निकालते थे। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है। यहाँ आपको अच्छा वैल्यूज डायरेक्ट याद रखनी है बताऊंगा मैं, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया था एक बार PYQ में, क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको डिराइव करना था कि अगर यहाँ पर तो क्या है ई सेम है, ई सेम है, ई सेम, लेकिन अगर एक सेल E1 हो जाए उसका रेजिस्टेंस R1, E2 R2, अब दो सेल अलग अलग हैं तो क्या होगा, आइए हम डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे V इक्वल टू ई माइनस आर, यहाँ से देखेंगे कि हमारा V कितना है। देखो वोल्टेज तो यहाँ पर जितना ड्रॉप होगा उतना ड्रॉप पैरेलल में है, तो वोल्टेज दोनों का क्या रहेगा सेम। तो इस सेल के अकॉर्डिंग E1 माइनस I1 R1,
और E2 माइनस I2 R2, तो इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया, इसके अकॉर्डिंग निकाल लिया। तो I1 की वैल्यू आ गई और I2 की वैल्यू यहाँ से रीअरेंज करके आ गई। अच्छा टोटल बताओ, यहाँ से अगर I1 निकला है, यहाँ से I2 निकला है, तो टोटल कितना होगा I1 प्लस I2, तो वही हमने लगाया। टोटल कितना है I1 प्लस I2, तो ये हमने पूरा लगा दिया। अच्छा ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी E1/R1, तो V/R1 दोनों में डिवाइड करोगे ना, E1 में भी डिवाइड करोगे, V में भी डिवाइड करोगे, इसी तरह E2 में भी डिवाइड करोगे और V में भी डिवाइड करोगे। आ गया। हमने क्या किया है, दोनों E1 को एक साथ कर लिया, तो E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस V और 1/R1 1/R2। कई लोगों के सवाल पैदा होंगे कि यहाँ पर आपने प्लस क्यों लिखा जबकि माइनस। भाई मैंने माइनस को कॉमन लिया है, माइनस V को मैंने कॉमन लिया। अगर माइनस V को कॉमन लिया तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा। माइनस के अंदर क्या होता है, माइनस इंटू माइनस, तो अगर हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चीज़ें भी जिसको नहीं आती ना वो सीख लेना, प्लस माइनस की गलती से क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक, तो V ये तो हमारी वैल्यू आ गई। अब इस पूरे को, ये जो पूरा माइनस था हमने इधर ले लिया तो ये आ गया, और इस प्लस को इधर ले लिया। अब सुनिए हमें क्या करना था, हमें चाहिए था इसके फॉर्म में V = E माइनस I, जबकि हमारे पास क्या है 1/R1 प्लस 1/R2, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को खत्म कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे 1/R1 प्लस 1/R2 से। हमने डिवाइड कर दिया, जैसे ही डिवाइड किया खत्म, तो क्या बचा V। तो E सबके अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, तो E1/R1 प्लस E2/R2 इसके अंदर भी हमने डिवाइड किया और I के अंदर भी हमने पूरे से डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया तो हमने क्या देखा कि हमारा देखो फार्मूला बन गया V = E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ठीक है ना, तो इस वाले के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि जो E इक्विवेलेंट है ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा पाना का इक्विवेलेंट के बराबर है, तो हमने लिख दिया। I है, R इक्विवेलेंट क्या है, ये 1/R1 वाला, ये R इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये पहला क्वेश्चन ये, तो इसको आपको रटना है, लेकिन इसको और सिंपल तरीके से लिखने मैंने लिख दिया है। और ये सिंपल, तो E इक्विवेलेंट कितना आया, E1R2 प्लस E2R1, यानी 1 to 2 1। ऐसे हम लोग, जो मैंने याद रखा था ऐसे याद रखा था भाई। अगर E1 है तो R2 आएगा, E2 है तो R1 आएगा, और नीचे R1 प्लस R2। अगर पोलैरिटी अपोजिट कर दिया, जैसा कि इस क्वेश्चन में था, अगर पोलैरिटी को हमने अपोजिट कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये अच्छा अगर मान लो 3 आ गया तो क्या होगा, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E/3I3 प्लस E/4, जो भी करते जाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एनीथिंग करते जाएंगे। और R इक्विवेलेंट की देख लो, 1 इसका जब एलसीएम लेंगे R1R2 R1 प्लस R2, तो R1R2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन आया हुआ 2016 में, इस टाइप के कई क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको सीधा वैल्यू दी हुई है, E1 दिया है, R1 दिया है, E2 दिया है, R2 दिया है, E इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। यहाँ गलती क्या होगी लोगों से जल्दी में, 15 3 45 0.45 2 × 2 4, तो 0.45 प्लस 0.49, ये गलती लोगों से मतलब होगी, लेकिन हमें अच्छे से सॉल्व करना है भाई। 15 3 45 यानी 0.45 प्लस 0.4, तो 0.45 प्लस 0.4 कितना होगा, 0.85 होगा। तो जो भी ऐसे वैल्यूज हों, ठीक है ना, दशमलव वाले जिसे कहते हैं डॉट, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। ठीक, और R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 0.2 × 0.3 अपन 0.5, तो ये अपनी 0.12 की वैल्यू हो गई। तो ये सिंपल सा था, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस इतना ध्यान रखना है वैल्यूज़ क्या है, ये जहाँ मैंने स्टार लगाया वो चीज़ें आप ध्यान रख लेना, और इस फार्मूले के अलग से नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर टॉपिक को इसको ख़त्म करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगी। आपको दिया वो 3 आइडेंटिकल सेल है जो सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, और इनका ग्राफ आपको दिया हुआ है वोल्टेज का और करंट का। 6 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पर 1 एम्पियर दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 आइडेंटिकल सेल हैं, कहाँ पर है, सीरीज में है, तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3E, और R इक्विवेलेंट 3R। ये हमने सबसे पहले जो गिवन है उससे हमने वैल्यू निकाल ली। फिर हमें ये दिखाया गया है कि हमने पूरा ये लिख लिया V = E माइनस IR। ठीक है, तो हमें निकालना है कि आपका इक्विवेलेंट आएगा कितना। ठीक है ना, कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है। हम इस पॉइंट पर लेते हैं, इस पॉइंट पर हमारा I कितना है, 0, तो इस पॉइंट पर हमारा I कितना है, 0। I 0 है, लेकिन वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। इस पॉइंट पर हमारा I तो 0 है, लेकिन वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। तो आइए हम लगाते हैं V = E माइनस IR, तो V = 6 और 3E, टोटल कितना है, 3E माइनस I कितना है, 0 × 3R, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 वोल्ट। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, एक एक्सप्रेशन बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं एक सिंपल करके मैंने लिखा है। ये कुछ N सेल हैं जो सीरीज में, N सेल पैरेलल में है, तो आपसे ये कहा गया है कि आपको ऐसा डिराइव करना है और R में रिलेशन फाइंड करना है कि आपका I1 करंट सीरीज वाला और I2 करंट पैरेलल वाला दोनों क्या हो जाए, सेम। तो हमने कहा ठीक है, आसान है, निकालते हैं। I1 निकालेंगे, कितना आता है, टोटल अपान टोटल, टोटल E अपान टोटल रेजिस्टेंस, टोटल E अपान टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पिछले में हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हमारा आ गया
हमने I1 I2 को बराबर कर दिया, तो I1 को बराबर किया, I2 को बराबर किया, NE कैंसिल हो गया, NR प्लस R, R प्लस NR। तो हमने NR को और R को, दोनों RR टर्म को एक तरफ कर लिया भाई, छोटा R एक तरफ, बड़ा R एक तरफ। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया R को कॉमन लिया n-1, यहाँ R को कॉमन लिया n-1, तो n-1 कैंसिल, R इज इक्वल टू R। तो अगर R आपका यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बाहर वाले रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, इस कंडीशन में सीरीज और पैरेलल का जो करंट आएगा वो क्या आएगा, सेम। ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, यहाँ गलती होने के चांसेस है, इसलिए मैंने कई सारे स्टार इस पर लगाए हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको पूछा गया 3 ओम में कितना करंट जाएगा। अब बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, ध्यान से देखिए। ये अपना जो सबसे पहले मैंने कहा था, जब भी दो सेल लगी हो सबसे पहले देखना क्या पोलैरिटी सेम है या अलग है। हमने देखा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस यानी पोलैरिटी अपोजिट। देखो इसका मुंह इस तरफ, इसकी पीठ इस तरफ, इसकी पीठ इस तरफ, दोनों अपोजिट है, सेम पोलैरिटी वाले नहीं है। अगर सेम पोलैरिटी होती जैसे इसमें है, देखो दोनों सेम है, प्लस माइनस, लेकिन इसमें माइनस प्लस माइनस उल्टा है। अगर पोलैरिटी अपोजिट है तो मैंने कहा था ई माइनस हो जाता है। और सुनो, ये एक 5 वोल्ट का, एक 9 वोल्ट का, बताओ भारी कौन पड़ेगा, 9 वोल्ट वाला। तो 9 वोल्ट वाला भारी पड़ गया, लेकिन कितना आएगा, 9 माइनस 5 कितना आया, 4 वोल्ट। लेकिन किधर से आया, इधर, ठीक है ना, अपना वाला इसने सेम रखा, जैसा 9 वोल्ट उसी के अकॉर्डिंग फ्लो होगा, तो इसके अकॉर्डिंग फ्लो होगा। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना आएगा, दोनों ऐड हो जाते हैं, 0.3 प्लस 1.2 1.5, दोनों ऐड हो जाते हैं, पहले ही बताया था। तो ये मेरी सर्किट फिर से ड्रॉ हो गई है, मैंने लिख लिया है। अच्छा, इन दोनों का पैरेलल कितना आएगा, 3 और 6 का सिंपल तरीका, 3 × 6, 3 + 6 कितना आएगा, 2 ओम। टोटल कितना आया, 2 + 4.5 + 1.5 कितना, 8 ओम। तो I कितना आएगा, V/R, V कितना है, 4/8, 0.5। अब हमारा यहां तक आ गया I, टोटल आ गया I, लेकिन हमें I नहीं चाहिए। पहली गलती यहां पर होगी, आप I लगा के चले जाओगे, नहीं भाई बटेगा, यानी यहां I1 जाएगा, यहां I2। वो फार्मूला बताया था मैंने नोडल वाला सिंपल सा, कि I1 को निकालना है, क्या करना है, टोटल करंट लो, रेजिस्टेंस इसका नहीं इसका वाला लो। तो देखो 0.5 टोटल इंटू 6, इसका निकालना है तो इसका लो इंटू 6, और 3 + 6 नीचे टोटल इक्वल टू 1/3। तो इसमें कितना आया, 1/3 ना। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको सिस्टमेटिक चलना, ऐसा नहीं चाहे जहां से वीडियो को उठाया पढ़ना शुरू कर दिया, कभी भी आप समझ नहीं पाओगे। सिस्टमेटिक चलोगे, लाइन बाय लाइन चलोगे, भरोसे के साथ चलोगे, हर चीज कवर होगी। तो एक और टॉपिक आपका ये खत्म हो गया है। अब आपके 1 या 2 टॉपिक बचते हैं, एक तो मीटर ब्रिज बचता है, व्हीट स्टोन ब्रिज बचता है, और एक टॉपिक पोटेंशियोमीटर बचता है, उसको भी हम लोग खत्म कर लेंगे जल्दी से, ठीक है ना। देखते हैं आगे।